प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज हम देख रहे हैं आपका नया टॉपिक, आपका नया सबक है फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए है ये मज़मून है हमारा साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हमने आज ये नया चैप्टर यहाँ पे शुरू किया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हम इस चैप्टर में खुर्दबीनी जानदार, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं, इनके बारे में जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल करेंगे। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हर दिन एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खुर्दबीनी जानदार से क्या मुराद है। खुर्दबीनी जानदार हम किसे कहेंगे? तो बच्चों, इसके बारे में आप पिछली जमात में मालूमात हासिल कर चुके हैं। एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बतौर इयादा आपको किताब में पहला सवाल किया गया है कि खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो इंतहाई छोटे, इतने बारीक होते हैं कि हम उसको अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। हमें इसको देखने के लिए किसी आले की ज़रूरत होती है। हम इसको डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नीचे आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिसमें आप अलग अलग किस्म के खुर्दबीनी जानदार देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुर्दबीनी जानदार। माइक्रो मीन्स टाइनी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा सा। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जानदार शय। तो इसका मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बिल्कुल छोटी सी जानदार शय। देयर आर मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं। अगर हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटें तो वो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और वायरसेस होते हैं। एक वायरस आजकल फैला हुआ है जिसकी वजह से आप अपने घर में कैद हैं और आपकी स्कूलें बंद हैं। कौन सा है वो वायरस? कोरोना वायरस, राइट। तो ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक तरह के खुर्दबीनी जानदार माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, है ना। ये इंतहाई बारीक और छोटे होते हैं, हमारे अतराफ में फैले हुए होते हैं, आपके हाथ पर हो सकता है मौजूद हो, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हाथों को अच्छी तरह से धो लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। आपने खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा किस तरह किया है? आप खुर्दबीनी जानदार का मुशाहिदा कैसे करते हैं बताइए। देख सकते हैं ना आप लोग यहाँ तस्वीर में कि हम क्या करते हैं। हम जो खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा करने के लिए माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हम जो है एक छोटी सी स्लाइड पर जो भी हमें चीज़ देखनी हो, हम उसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसको जो है वहाँ पर रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगाते हैं और फिर जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है वहाँ रखने के बाद हम उसके एंगल्स को सही करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे मिरर लगा होता है, लाइट सही तरह से रिफ्लेक्ट हो और हमें वो सही तरह से स्लाइड नज़र आए। उसको सही तरह से सही एंगल पे सेट करने के बाद हम खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये सब आप पिछली जमात में देख चुके हैं।
ऐसे खुर्दबीनी जानदारों को आप जानते हैं जो खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आते और हमारे अतराफ व अकनाफ में पाए जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इन खुर्दबीनी जानदारों का क्या ताल्लुक़ होता है? देखिए, जब हम खुर्दबीनी जानदारों के बारे में सोचते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि ये कोई ऐसी शय है जो हमें बीमार कर सकती है ना? कि हम बीमार हो जाएंगे और ये जो होते हैं बीमारी फैलने वाले जरासीम होते हैं, वायरसेस होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत अच्छे भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर गुड। कुछ जो हैं खुर्दबीनी जानदार अच्छे होते हैं और इसकी वजह से हमें अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाएँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। तो वो कौन से हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यूज़फुल माइक्रोब्स कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कितनी अलग अलग कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है। तो अलगाए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटिस्ट, ये कैटेगरीज़ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार यानी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो हर माइक्रो ऑर्गेनिज़म बुरे नहीं होते, कुछ जो है फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो वो कौन से हैं फ़ायदेमंद, आज हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और दो तरह से जो है यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। एक यूज़ बाय पीपल, लोगों के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं, और एक यूज़ होते हैं कुदरती तरीके से इकोसिस्टम में, ठीक है, हमारे माहौल में, माहौलियाती निज़ाम में। तो लोगों के ज़रिए जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या होता है, एक तो फूड में से इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में, जिससे हमें तवानाई मिलती है, हमारे बॉडी के फंक्शंस जो है इस तरह से काम करें, इसमें ये बहुत अहम किरदार अंजाम देते हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स में, दवाइयों की तैयारियों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा माहौल में किस तरह से रोल इन डिकम्पोजिंग, हम जानते हैं कि हर शय जो कायनात में मौजूद है, जानदार शय, हर किसी को एक ना एक दिन ख़त्म होना है, ठीक है। तो ये भी जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। ये भी आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो कि जिस तरह से जानदार जो है हरकत करते हैं, अपने जैसा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, सांस लेने का अमल होता है जानदारों में, वैसे ही हर जानदार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, मौत आ जाएगी उसे। तो उसके बाद, उस जानदार के ख़त्म होने के बाद, उसके जो जिस्म के मादे बाकी हो जाते, बच जाते हैं, उसको डीकम्पोज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत अहम किरदार अंजाम देते हैं। इसके अलावा रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म डीकम्पोज करते हैं जानदारों के जिस्म को, उनकी बॉडीज़ को, तो इस तरह से वो जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल नबातात जो है अपनी ग़िज़ा बनाने में करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये डीकम्पोज होने के बाद ये तमाम चीज़ें कहाँ, मिट्टी का हिस्सा हो जाएगी और फिर इसी मिट्टी से एक नया पौधा निकलेगा। तो इस तरह से ये रिसाइकल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार बहुत सारे हैं और इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। कुछ आज हम सबसे हम पहले आज हम देखेंगे लैक्टोबैसिलाई के बारे में। लैक्टोबैसिलाई जो एक तरह का माइक्रोब है, खुर्दबीनी जानदार हैं, इसके बारे में आज पहले मालूमात हासिल करते हैं। ताज़ा छाछ जो दही की छाछ बनती है ना, उसका एक कतरा जो है स्लाइड पर लीजिए और उस कतरे की बेहद पतली तह बनाइए, ठीक है। छाछ का एक छोटा सा कतरा लेना है, उसको स्लाइड पर रखना है और इस पर मिथिलीन ब्लू नामी मज़हर का एक कतरा डालकर कवर स्लिप रखिए। जब हम कोई भी सेक्शन लेते हैं, स्लाइड पे कोई भी चीज़ रखते हैं, तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर डालते हैं। सोल्यूशन डालने की वजह से वो चीज़ जो है हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती है और फिर हम उसके ऊपर एक छोटी सी कवर स्लिप रख देते हैं। पहले खुर्दबीन के 10x अदसे के ज़रिए, के बाद ज़्यादा तकबीरी अदसा 60x के ज़रिए इसका मुशाहिदा कीजिए। यानी हम पहले जो है कम अदसे से उसको देखेंगे, बाद में हम उसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद वो चीज़ बड़ी और वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आएगी। तो क्या नज़र आता है छाछ में, छाछ के उस थोड़े छोटे से कतरे में आपको नीलगु सलाख नुमा जानदार हरकत करते हुए नज़र आएंगे। हाँ, जो आप छाछ पीते हैं ना, उस छाछ के अंदर भी खुर्दबीनी जानदार होते हैं और हम उसको पी लेते हैं और फिर वो हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिस्म के अंदर जाने के बाद ये बहुत
फ़ायदेमंद साबित होते हैं हमारे लिए। तो ये जो नीलगू सलाख नुमा यहाँ पे छोटे छोटे जानदार हरकत करते हुए नज़र आते हैं, छाछ में, दही में और दही से बनने वाली तमाम चीज़ों में मौजूद होते हैं। तो इन जरासीम का नाम लैक्टोबैसिलाई है। इन जानदार की शक्ल जो है मुस्ततीली होती है। लैक्टोबैसिलाई जो है गैर ऑक्सीजनी जरासीम है, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर भी तवानाई पैदा करते हैं। दूध से दही किस तरह तैयार करते हैं और इस अमल में क्या होता है? दही जो है सबको पसंद होता है ना। दही से बहुत सारी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ भी बनती हैं और दही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको पता है कि दूध से दही कैसे तैयार होता है? लैक्टोबैसिलाई जो है ये क्या करता है, ये दूध को दही में तब्दील करते वक्त दूध की लैक्टोज शक्कर को अमल तख़मीर के ज़रिए लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देता है। इसलिए दूध का जो पीएच वैल्यू है, पीएच लेवल कम हो जाता है और दूध में मौजूद जो प्रोटीन है वो जमना शुरू हो जाता है, जिस अमल को कोगुलेशन कहते हैं कि प्रोटीन जो है जमना स्टार्ट होता है, जिसके नतीजे में दूध की प्रोटीन जो होती है, जो दूसरे जो अज्जा होते हैं दूध में, जैसे पानी वगैरह होता है, ये तमाम अज्जा से दूध की प्रोटीन अलहदा हो जाती है और इसी को दूध का दही में तब्दील होना कहते हैं। हम देखते हैं ना कि जब दही बनता है तो गाढ़ा गाढ़ा एक हिस्सा ऊपर रहता है और नीचे बहुत सारा येलो कलर का पानी नीचे जमा हो जाता है ना। तो वो जो गाढ़ा हिस्सा एक साथ जमा हो जाता है वो एक्चुअल में प्रोटीन है। तो दूध की प्रोटीन सारी एक जगह जमा हो गई और नीचे जो है फिर उसका पानी बच गया। वो पानी जो है उठाकर फेंक दिया जाता है या छाछ वगैरह बनाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से दही में मखसूस खटास पैदा होती है। दही देखिए जब बनता है तो उसमें बहुत खट्टापन आ जाता है, तो ये खट्टापन आता है लैक्टिक एसिड की वजह से। और ये लैक्टिक एसिड कैसे तैयार होता है? लैक्टोबैसिलाई नामी जो जरासीम है ये दूध की लैक्टोज शुगर को अमल तख़मीर के ज़रिए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसका भी पीएच लेवल कम होने की वजह से दूध में मौजूद नुकसानदेह जो जरासीम होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। दूध में कुछ नुकसानदेह जरासीम भी होते हैं, इसलिए दूध को हमेशा हम गर्म कर कर पीते हैं ताकि जो नुकसानदेह जरासीम इस तरह के अगर इसमें मौजूद हैं तो वो मर जाएं। तो इस अमल के दौरान जो नुकसानदेह जरासीम होते हैं दूध में वो हलाक हो जाते हैं। बदहज़मी होने या पेट में बिगाड़ होने पर डॉक्टर दही या छाछ के इस्तेमाल की ताकीद करते हैं। क्यों ताकीद करते हैं? बाउंटीफुल बटर मिल्क यानी छाछ, तो इसके ज़रिए आप देख सकते हो कि हमारे बोन्स स्ट्रॉन्गर रहते हैं और डाइजेशन के अमल में ये बहुत फ़ायदेमंद है। हेल्प इन वेट लॉस, वज़न कम करने में, रिड्यूसेस एसिडिटी कम करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो क्यों डॉक्टर ये कहते हैं? देखिए अम्मी भी आपके घर में अक्सर जब आपके पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त बदहज़मी हो जाती है ना, तो उस वक्त आपकी अम्मी कहते हैं कि दही खा लो या दही चावल खा लो या दही जो है पी लो, सिर्फ खाना मत खाओ दूसरा। तो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि सिंस बटर मिल्क हैज़ प्रोबायोटिक्स और लिविंग बैक्टीरिया, इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स इन द स्टमक एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग अपवर्ड्स इन द बॉडी। हमारे पेट में एसिड्स होते हैं, स्टमक में हमारे एसिड्स होते हैं और वो एसिड्स हमेशा मौजूद होते हैं हमारे पेट में, जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, दर्द होता है, गले में जलन होती है ना। तो ये जो एसिड को न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? ये जो लैक्टोबैसिलाई है, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये। सो लिविंग बैक्टीरिया यानी जिंदा बैक्टीरिया हम कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये उसकी रोकते हैं इस एसिड को जो है ऊपर चढ़ने से, क्योंकि अगर ये आपकी बॉडी में ऊपर चढ़ गया तो आपके पूरे बदन में जो है फिर एसिडिटी फैल जाएगी और आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए दूध या छाछ का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये उससे रोक देते हैं। योगर्ट इज़ मोस्टली रिकमेंडेड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिटी और इंडाइजेशन और पेन। इंडाइजेशन, पेन और एसिडिटी में योगर्ट हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इसे लीजिए। इट इज़ प्रेफर्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इट्स होल्ड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो खुसूसियत है उसकी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है। योगर्ट इज़ जनरली स्मूथ एंड अल्कलाइन इन नेचर, स्मूथ होता है, नेचर इसका अल्कली होता है, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ सूदिंग इफेक्ट ऑन एजोफेगस। आपके एजोफेगस पर, आपके पेट पर ये बहुत हल्का असर करता है
It also contains some kind of bacteria which generally help in digestion. कौन से some kind of bacteria? ये lactobacilli bacteria की बात हो रही है. These bacteria are known as probiotics and are found in digestive tract. Since it is rich in protein content, that is why it helps in easy digestion. चूँकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं इसलिए इसका डाइजेशन आराम से होता है. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो अनाज वगैरह में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, निशास्ता, इसको हजम करने के लिए हमें वक्त लगता है, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. इसलिए डॉक्टर जब आपके पेट में बदहजमी हो, पेट खराब हो, तो डॉक्टर दही के इस्तेमाल की ताकीद करते हैं या छाछ. बाज़ों का दही जो है वो कड़वा और इसमें बुलबुले पैदा होकर तार नज़र आते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऊपर से येलोइश हो जाता है दही, बुलबुले पैदा हो जाते हैं, कड़वा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खट्टे की बजाय एक तुर्शपन, कड़वापन उसमें आ जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? कर्ड कैन टेस्ट बिटर समटाइम्स इफ द फर्मेंटेशन इज इन एक्सेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अगर फर्मेंटेशन होता है तो फिर वो कड़वा हो जाता है. ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस द lactose present in the milk is converted to lactic acid under ambient environmental condition. तो ये जो lactic acid में convert होते हैं ये ज़्यादा हो जाता है convert, जिसकी वजह से कड़वापन आ जाता है. After the certain level it will be kept in refrigerator and leave it for 1 day and under favorable condition it undergoes wild fermentation and causes the sour taste एंड स्लाइटली बिटर. अगर हम इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें इसको उठाकर फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आगे ना हो. अगर हम दही को फ्रिज में रखने की बजाय बाहर ही छोड़ देते हैं तो वो कड़वा हो जाता है और उसमें बुलबुले नज़र आने लगते हैं. दूध की तखमीर के ज़रिए घर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो दूध को फर्मेंट करके या दूध की तखमीर के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे योगर्ट है, दही है, केफिर है. केफिर भी जो है दही की तरह की एक चीज़ होती है. क्यूमिस है, बल्गेरियन सोर मिल्क और एसिडोफिलस मिल्क, कल्चर्ड बटर मिल्क यानी छाछ अभी हमने देखे, कल्चर्ड सोर क्रीम, लेबिन, टैट और स्कायर और चीज़. बहुत सारी तरह के अलग अलग चीज़ जो है आप लोग खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना, तो ये भी दूध की तखमीर के ज़रिए बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से. क्या आप जानते हैं आजकल पसंद किया जाने वाला जो प्रोबायोटिक दही है और दूसरी खुर्दीनी अशिया यानी हकीकत में क्या? देखिए अक्सर हम जब जाते हैं बाहर तो हम देखते हैं कि ये प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आजकल बहुत मिल रहे होते हैं. प्रोबायोटिक दही है, प्रोबायोटिक योगर्ट, प्रोबायोटिक मिल्क होता है. देखिए केफिर यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो, प्रोबायोटिक केफिर होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोबायोटिक चीज़ें मिलती है, बार्स मिलते हैं. याकुल्ट आपने देखे होंगे, बॉटल यहाँ पे नज़र आ रही है. याकुल्ट आजकल बहुत लोग पीते हैं, तो ये भी प्रोबायोटिक होता है. तो ये होता क्या है? ऐसी ग़िज़ा में लैक्टोबैसिलाई जैसे जो फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. और इन अशिया की जिस्मानी सेहत के लिए अफादियत की वजह यह है कि ये खुर्दबीनी जानदार जो है ग़िज़ा के ज़रिए क्लस्ट्रिडियम जैसे मुज़ीर जरासीम को हलाक कर देते हैं और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करते हैं. तो ये सारे जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं इसकी तैयारी में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है. और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिस्मानी जो सेहत है, हमारी फ़िज़ीक को मेंटेन करने के लिए ये खुर्दबीनी जानदार जो है ग़िज़ा के ज़रिए जब कई दफ़ा हम जब कुछ चीज़ें खाते हैं तो उसमें मुज़ीर जरासीम भी आ जाते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो क्लस्ट्रिडियम नामी ये जो मुज़ीर जरासीम है इसको हलाक करने में और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत है इसमें इजाफ़ा करने में ये प्रोबायोटिक्स चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. प्रोबायोटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो. दे रीच द इंटेस्टाइन अलाइव, एग्स digestion, it improves bowel movements, they produce beneficial effect on health, prevent harmful bacteria from multiplying in the intestine, or they can be indigested as food. याकुल्ट वगैरह जो है हम डायरेक्टली ये प्रोबायोटिक्स को खा सकते हैं. लैक्टोबैसिलाई जरासीम के हालात देख लेते हैं अभी. दूध की तखमीर के ज़रिए दही, छाछ, घी, पनीर, चीज़, श्रीखंड वगैरह बनाने में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है. यानी दही से बनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं दूध के फर्मेंटेशन के ज़रिए उसमें इसका इस्तेमाल होता है.
सेडार सेडर जो है एप्पल साइडर विनेगर, आपने सुने होंगे नाम। तो ये एप्पल साइडर जो है वही यहाँ पे साइडर लिखा हुआ है, सेडर करके उर्दू में। ये जो होते हैं इस तरह के एप्पल साइडर विनेगर, इसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। कोकोआ पाउडर जो होता है उसकी तैयारी में, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों के जो अचार बनाए जाते हैं उसकी तैयारी में, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की अचार की टाइप की बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं जो बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं, तो इसकी तैयारी में लैक्टोबैसिलस जरासीम का इस्तेमाल होता है। हज़मी निज़ाम के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हो जाए तो लैक्टोबैसिलाई और दूसरे खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए इलाज किया जाता है। जब हमारे पेट में गड़बड़ हो, जैसे मैंने बताई, तो कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं, दही वगैरह हम खाते हैं, कुछ दवाएं हम लेते हैं, तो उसके में जो है लैक्टोबैसिलाई नामी जरासीम मौजूद होता है और इसके तरीके से इलाज किया जाता है। कब? जब हमारे पेट में दर्द हो या हमारे डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। गाय भैंस को जो तखमीरी ग़िज़ा दी जाती है, इसमें लैक्टोबैसिलाई के ज़रिए ही खमीर पैदा किया जाता है। गाय या भैंस को जो है जो भी फर्मेंटेड ग़िज़ा दी जाती है, हम अक्सर देखते हैं, देखो गाय या भैंस को जो चारा इस तरह का छोटे छोटे जो भूसी जिसे हम कहते हैं वो उस रखी जाती है, उसमें कुछ चीज़ें डालकर उसको फर्मेंट करके रख दिया जाता है, और फिर बाद में उसमें जब खमीर आ जाता है तो उसको निकाल कर जानवरों को खिलाया जाता है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो जो तखमीरी ग़िज़ा दी जाती है इसकी तैयारी में भी लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है। शराब और पाव बनाने के तखमीरी अमल में भी लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है। पाव जो फ्लफ़ी बनते हैं, है ना, इतने और इतने स्पॉन्जी होते हैं, नरम होते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी में भी लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही शराब बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन का अमल होता है, फ्रूट्स को सड़ाया जाता है, उसमें भी लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है। अब एक छोटा सा सवाल है आपके लिए कि तलाश कीजिए, ये आपको खुद ढूंढना है, मैं नहीं बताऊंगी, कि लैक्टोबैसिलाई कितनी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने देखे ना कहाँ कहाँ का लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है ये तमाम चीज़ें बनाती हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में, सनतों में लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट वीक में हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए, और आगे भी आपको जो है हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।